हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल दोस्तों आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। आप रोजाना डिटेल पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। डेली की डेली क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं वीडियो देखने के जस्ट बाद। इसके अलावा आप टेलीग्राम से वन लाइनर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर के एमजेटी एजुकेशन सर्च करना होगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य देश नहीं है? तो अफगानिस्तान इनमें से एससीओ का सदस्य देश नहीं है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आप लोग जाकर के शॉर्ट वीडियो में चैनल पर देख सकते हैं। प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमिताभ घोष की कौन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इनको दोस्तों अंग्रेजी भाषा के लिए 54वां ज्ञानपीठ मिला हुआ था। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल पॉइंट्स बताया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर में FOIP अभ्यास किया? तो अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच में दोस्तों FOIP अभ्यास हुआ है हिंद महासागर में। FOIP का मतलब होता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये अभ्यास हुआ है, एक्सरसाइज हुई है जो कि नेवल टाइप की है, यानी नेवल एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, ठीक है। हिंद महासागर में आयोजित हुआ है। तो इसमें भारत की तरफ से INS कुलिस यानी इंडियन नेवल शिप की कुलिस और जापान की तरफ से JS काशिमा और JS सोत्योकी ने हिस्सा लिया हुआ है। अच्छा, भारत और जापान के बीच में दोस्तों जिमेक्स हुआ करता है। जिमेक्स का भी नाम आपको याद रखना है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। पिछली वर्ष अभी सितंबर में हुआ था। ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ओके, चलिए अब जापान आया है, जापान के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड मैप में देखेंगे जापान कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे दोस्तों इधर चाइना को पार करते हुए, चाइना के बाद इधर कोरिया, कोरिया के बाद इधर आपको दिख जाएगा जापान। ये देखिए कोरिया है, इसमें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इसके बाद इधर जापान। ये जापान सागर है, ये ईस्ट चाइना सागर है, ठीक है, ईस्ट चाइना सागर है। नीचे दक्षिण चीन सागर है। ओके, चलिए अब जापान के बारे में बात करते हैं। देखिए जापान की राजधानी होती है टोक्यो, और टोक्यो में ही अभी ओलंपिक शुरू होने वाला है 23 जुलाई से। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा ये ओलंपिक खेल। 32वां इसका संस्करण होगा। नाम होगा टोक्यो ओलंपिक 2020, लेकिन आयोजित हो रहा है 2021 में। ओके, जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों योशिहिदे सुगा जी। इससे पहले थे शिंजो अबे, और शिंजो अबे को दोस्तों भारत में किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से इस बार सम्मानित किया गया है इनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे को। इसको याद रखना है। जापान की करेंसी होती है येन। क्या होती है? येन होती है यहाँ की करेंसी। अच्छा, जापान को दोस्तों उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, याद रखिएगा, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। एक्चुअली में ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पहले ही चल रही थी, इसका विस्तार किया है, इसको और ज़्यादा एडवांस किया है। इसमें कुछ और 2 योजनाएं ऐड की हैं। कौन कौन? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है एक प्रकार से, जिसके तहत महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी शुरू किया गया है। यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पुरुषों के लिए, पुरुष युवाओं के लिए, और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिला युवाओं के लिए शुरू किया गया है, महिला उद्यमियों के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पहले से चल रही थी, उसी का विस्तार किया गया, उसमें 2 नई योजनाएं ऐड की गई हैं। इसके तहत दोस्तों जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, एक प्रकार से कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके तहत देखिए 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब ये 10 लाख रुपए जो होंगे दोस्तों, इनमें से 5 लाख तो एक प्रकार से मदद के रूप में दी जाएगी, लेकिन 5 लाख रुपए उनको चुकाना होगा। आगे चल करके 84 किस्तों में, 84 EMIs में उनको देना होगा, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको। क्लियर? तो बिहार राज्य सरकार की ये योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। क्लियर? अब देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार देखिए मैप में, ये रहा बिहार। पटना यहाँ की राजधानी है। नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से यानी JDU पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, और ये 7वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। 4थी बार तो लगातार ये चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं।
गवर्नर हैं फागू चौहान जी। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल जी। कौन है? संजय करोल जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस यहाँ के हाई कोर्ट के। बिहार अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो बिहार दोस्तों उत्तर प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, झारखंड से शेयर करता है और पश्चिम बंगाल राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इधर ऊपर नॉर्थ में ये नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। बिहार से ही दोस्तों झारखंड अलग हुआ था। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था और ये अलग हुआ था 28वें भारतीय राज्य के रूप में। अच्छा, अभी बिहार एक बार चर्चे में आया था नीति आयोग की, जब अभी SDG रिपोर्ट जारी हुई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें केरल था टॉप पर और सबसे नीचे था बिहार। इसको भी आपको याद रखना है, नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में भारत FDI प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट में किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों 2020 में भारत जो है FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में 5वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर? 5वें स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, विश्व निवेश रिपोर्ट या कहें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। इसमें यह बताया गया है कि भारत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 5वें सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है वर्ष 2020 भर में। इस रिपोर्ट को जारी किया है UNCTAD ने, यानी यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। तो इसमें 2020 भर में ये बताया गया है कि कितने कितने इन्वेस्टर्स ने भारत में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है, भारत में FDI प्राप्त हुआ है। FDI का मतलब यही होता है, फॉरेन से अगर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी भारतीय फर्म में या भारत में किसी उद्यम में, तब उसे कहते हैं FDI। तो 2020 भर में $64 बिलियन का, 64 अमेरिकन बिलियन डॉलर का ये इन्वेस्टमेंट आया हुआ है इंडिया में। सबसे ज़्यादा इसमें योगदान जियो का रहा। ठीक है, जियो में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए थे पिछले साल, आप सबको पता है। गूगल, फेसबुक, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे। तो $64 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ और भारत रहा 5वें स्थान पर। 2019 में दोस्तों यही $51 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था और 2019 से 2020 में 27% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। टॉप पर बात करें तो टॉप पर है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका का FDI सबसे ज़्यादा रहा, $156 बिलियन का रहा है और इससे सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन ही कम रहा चाइना, सेकेंड पोजीशन पर। चाइना में FDI प्राप्त हुआ 2020 में $149 बिलियन। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा FDI प्राप्त करता रहा। क्लियर? FDI आपको समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सेबी ने, सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने अभी हाल ही में 4 सदस्यीय टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है। एक्चुअली में ये पहली बार 2007 में भी इससे पहले ये गठन किया जा चुका था टेक ओवर पैनल का। टेक ओवर पैनल होता क्या है इसको समझिए। देखिए, जब भी अगर किसी को एक्वायर करना होता है, किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी को जब एक्वायर करना होता है, तो उसमें जो अब एक्वायर करने का मतलब हुआ है कि मैक्सिमम शेयर खरीद लो। ज़्यादा शेयर आप खरीद लिए तो मालिकाना हक आपके पास चला गया। लेकिन उसमें होता क्या है, जो कम शेयर वाले भी कुछ लोग होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसमें किसी एक पर्सन का मान लीजिए 60% शेयर है, बाकी के 40% में मान लीजिए इसमें हैं 500 लोग या 100 लोग हैं, जो भी हैं। अब 60% का कोई एक्विजिशन कर लेता है, कोई 60% स्टेक हासिल कर लेता है, तो फिर मालिकाना हक उस कंपनी का हो गया। लेकिन इसमें बचते हैं कुछ अल्प शेयर वाले, अल्पांश वाले। ठीक है, जो 40% में 500 व्यक्ति हैं, इनके भी कुछ ना कुछ शेयर होंगे, किसी के 2% होंगे, किसी के 10% होंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ऐसे शेयर धारकों को इग्नोर किया जाने लगता है, इनकी मांग, इनकी डिमांड कम सुनी जाने लगती है। तो फिर ऐसे लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं सेबी के पास। ठीक है, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन सब से निपटने के लिए टेक ओवर पैनल का गठन किया जाता है। तो सेबी ने एक बार फिर से अभी टेक ओवर पैनल का गठन किया हुआ है और इसमें डिलाइट इंडिया के MD और CEO N वेंकट राम जी को बना दिया गया है इसका सदस्य। ठीक है, इस पैनल का सदस्य बनाया गया है। जब 2007 में जब पहली बार सेबी ने इसका गठन किया था, तब उस टाइम पर बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन के कन्नन जी को टेक ओवर पैनल का सदस्य नियुक्त किया था। क्लियर? सेबी है क्या? सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में जो भी एक्सचेंज बोर्ड हैं या कहें एक्सचेंज मार्केट है, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया यानी कि BSE हो गया, चाहे वो NSE वगैरह हो गया, ठीक है, या शेयर मार्केट से जुड़े जो भी धोखाधड़ी, जो भी मामले होते हैं, उनका निपटारा सेबी के द्वारा ही किया जाता है। उन पर रेगुलेशन, उन पर कंट्रोल पाने के लिए सेबी का गठन किया गया है। इसका गठन दोस्तों 1988 में किया गया था, लेकिन ये पावर में आई 1992 में। हर्षद मेहता स्कैम के बाद ये
1992 में पावर में आई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जय भी वर्तमान में। बीएसई और एनएससी को समझिए। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई में क्या होता है, इसमें दोस्तों 30 बड़ी कंपनियां, भारत में 30 बड़ी कंपनियों का एक समूह होता है। यही जो घटती बढ़ती हैं, इनका जो शेयर प्राइस घटता बढ़ता रहता है, वैल्यूएशन होता रहता है, उसी को देख करके उसी को अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना भारत में उतार चढ़ाव हो रहा है। तो जो ये बीएसई मार्केट है, इसका जो पॉइंट है उसे कहते हैं सेंसेक्स। क्या कहते हैं? सेंसेक्स। तो इसी को पॉइंट को सेंसेक्स अगर उठता है, नीचे गिरता है, यानी कि ये 30 कंपनियों का रुझान बताता है कि क्या परफॉर्म कर रही हैं आज। ऐसे ही एनएससी जो भारत सरकार की है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका भी होता है। इसने क्या किया है, इसने निफ्टी किया है शुरू, निफ्टी 50। इसने भारत की 50 कंपनियां ऐसी उठाई हैं, 50 कंपनियों को लिस्टेड किया और उनका उतार चढ़ाव देखता है। अब ये 50 कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं आज दिन भर में, उसी को बेसिस मान करके बाकी चीज़ें जो देखती हैं, ठीक है, बाकी जो कंपनियां हैं उनकी परफॉर्मेंस बता दी जाती है या उस देश की परफॉर्मेंस बता दी जाती है। तो इसी के लिए हम लोग देखते हैं हमेशा कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है। ठीक है, यही है। निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है, और बीएसई का जो है वो है सेंसेक्स, ठीक है, मार्केट का। आप लोग कहोगे तो किसी दिन और अच्छे से शेयर मार्केट के बारे में समझा दूंगा। चलिए अब अगला देखते हैं, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। देखिए 21 जून को 4 महत्वपूर्ण दिवस हो गए। एक तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, सबसे बड़ा। दूसरा मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजिक डे, ठीक है, या वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस। एक और दोस्तों हाइड्रोग्राफी डे के बारे में मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। और एक चौथा ये सुनिए 21 जून को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। चारों इंपॉर्टेंट डे 21 जून को मनाया जाता है, इसको सबको आपको याद रखना है। ह्यूमैनिटेरियन डे यानी कि मानवतावादी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में दोस्तों मानवता, नैतिकता, इन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसका आयोजन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ है, इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन है, इसी के द्वारा ये मनाया जाता है और 1980 से मनाया जाना शुरू हुआ है। IHEU यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 को। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और इसके अध्यक्ष हैं एंड्रू कॉम्पसन। कौन है? एंड्रू कॉम्पसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया? तो दोस्तों भारत ने अभी हाल ही में अमेरिका के साथ मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। हाइड्रोजन टास्क फोर्स ये क्या है? हाइड्रोजन टास्क फोर्स दोस्तों ये भारत और अमेरिका का एक संयुक्त पहल है। इसके तहत होगा ये कि दोनों देशों के बीच में कई प्रोजेक्ट्स पर, कई आपस में जो डील होंगी उन पर ये फोकस किया जाएगा, काम किया जाएगा मिलजुल कर, और उस पर फोकस ये किया जाएगा कि वो हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन को बेस मान करके वो शुरुआत करें जिससे कार्बन का एमिशन कम से कम हो। आप सबको पता है हाइड्रोजन को दोस्तों भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन में दोस्तों 0 एमिशन होता है कार्बन का, ठीक है। यानी हाइड्रोजन को अगर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करोगे आप तो उसमें कार्बन का एमिशन 0% होता है। तो अभी भविष्य का ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन जो है ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ठीक है, और अभी इस पर कंट्रोल पाए जाने की बहुत ज़्यादा अच्छी तकनीकी नहीं आ पाई है, बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली तकनीकी है। इसी वजह से ये डिसाइड किया गया, ये सोचा गया है कि चलो फ्यूचर में इस पर भी कंट्रोल पाया जा सकेगा और इसको भी फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में इसको यूज़ किया जाएगा फ्यूल के रूप में तब 0 कार्बन का एमिशन होगा, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा। और आप सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए दोस्तों दुनिया भर की तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं और ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। तो ऐसे में 0 कार्बन एमिशन को लेकर के और हाइड्रोजन टेक्निक को, हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में आगे ज़्यादा यूज़ करने के लिए यूएस और इंडिया सामने आया है और हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। क्लियर? इस टास्क फोर्स में दोस्तों इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथानी और अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे डॉक्टर केन विंस्टन। क्लियर? तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, भारत सरकार और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF इन सब ने मिल करके इसे लॉन्च किया है। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किसने सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में के शैलजा जी ने दोस्तों ये पुरस्कार जीता है, CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार
यानी सेंट्रल यूरोपियन यूनियन ओपन सोसाइटी पुरस्कार। के शैलजा जी दोस्तों अक्सर चर्चे में रहती हैं, अपने ये काम के लिए चर्चे में रहती हैं। ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं, कई बार इनको अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और इनको अभी एक बार फिर से CEU यानी कि सेंट्रल यूरोपियन यूनियन ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? इनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति इनकी प्रतिबद्धता को देख करके। इनको दोस्तों अभी हाल ही में एक समारोह आयोजित किया गया था, 30वां ग्रेजुएशन समारोह, उसी के दौरान ये पुरस्कार दिया गया है। ये केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्लियर? और हाँ दोस्तों, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की फुल डिटेल ई बुक लॉन्च हो चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, जिनको हिंदी में लेना है वो हिंदी में ले सकते हैं और जिनको इंग्लिश में परचेज करना है तो इंग्लिश की भी ई बुक आ चुकी है, इंग्लिश वर्जन में भी आप इंग्लिश में भी इसे परचेज कर सकते हैं। अभी परचेज करने पर आप लोग MZT10 कूपन कोड यूज कीजिएगा, 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप चाहे लिंक से क्लिक करो तब भी उस पर भी डिस्काउंट कोड ऑन कर दिया गया है, या फिर आप एप्लीकेशन से जाकर के परचेज करोगे तो आपको कूपन कोड का मिल जाएगा ऑप्शन, वहाँ पर आप MZT10 कूपन कोड डालिएगा, 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस ई बुक को बहुत ही खास तरीके से आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, बिल्कुल आसान बनाने के लिए। चैप्टर वाइज कहाँ क्या क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको छोड़ना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग इस ई बुक को परचेज कर सकते हो MZT ऐप पर जा करके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया? तो दोस्तों स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, और राफेल नडाल की जयंती अभी हाल ही में मनाई गई, या कहें कि इनका जन्मदिन अभी मनाया गया 3 जून को। ठीक है, 3 जून को इनका जन्मदिन था, इन्होंने अपना 35वां बर्थडे मनाया राफेल नडाल ने, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं स्पेन के। तो अभी 18 जून को वहाँ का जो टेनिस फेडरेशन है स्पेन का, उसने दोस्तों ये घोषित किया कि अब से इनकी जयंती पर यानी 3 जून को राफेल नडाल की जयंती पर वो पूरे देश भर में राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाएगा, राफेल नडाल के सम्मान में। राफेल नडाल दोस्तों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं टेनिस के, 13 बार ये फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, ग्रैंड स्लैम का खिताब। टोटल इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी फ्रेंच ओपन आए आपको स्पेन का ये खिलाड़ी याद होना चाहिए। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होता है, यानी मिट्टी के मैदान पर होता है, और मिट्टी के मैदान पर सबसे अच्छा खेलते हैं राफेल नडाल। अब देखिए कारण क्या है, आप देखेंगे फ्रांस जो है वो भी यूरोपियन कंट्री है और स्पेन की ये भी है, स्पेन भी यूरोपियन कंट्री है। तो यूरोपियन कंट्री है तो समझ लीजिए एक प्रकार से उनका होम ग्राउंड हुआ, इस वजह से ये बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। चलिए तो फिलहाल बात करेंगे स्पेन के इस खिलाड़ी की राफेल नडाल के बारे में। तो इनकी जयंती पर 35वें जन्मदिन के बाद से अब ये घोषित कर दिया गया है कि अब से प्रत्येक वर्ष 3 जून को स्पेन में नेशनल टेनिस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर? तो इसकी घोषणा रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन के द्वारा की गई है। अच्छा, इन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल ग्रैंड स्लैम यानी मेंस सिंगल में अगर ग्रैंड स्लैम जीतने की बात की जाए तो रोजर फेडरर और राफेल नडाल दोनों ने ही 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत के साथ टॉप पोजीशन हासिल की हुई है। ठीक है, दोनों ने ही 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अभी इसके बाद नोवाक जोकोविच हैं। नोवाक जोकोविच अभी पीछे लगे हुए हैं 19 ग्रैंड स्लैम के साथ। ठीक है, तीसरे पोजीशन पर है। और अभी नोवाक जोकोविच ने अभी फ्रेंच ओपन जो हुआ था, इस बार का फ्रेंच ओपन जो हुआ था उसको जीता हुआ है। फ्रेंच ओपन में मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिल्खा सिंह जी की जयंती पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की है कि वो मिल्खा जी के सम्मान में हरियाणा में पैराग्लाइडिंग क्लब खोलेंगे। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग को वहाँ पर टीच किया जाएगा। ठीक है, कोच किया जाएगा। मिल्खा सिंह जी का दोस्तों अभी हाल ही में निधन हुआ, आप सबको पता है, कोविड-19 की वजह से निधन हुआ। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप इनकी लाइफ से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, इनके अचीवमेंट के बारे में जान सकते हैं। इन्होंने दोस्तों 400 मीटर में जो रेस में रिकॉर्ड बनाया हुआ था, नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ था, वो नेशनल रिकॉर्ड 38 वर्षों तक बना रहा, कोई तोड़ नहीं पाया मिल्खा सिंह जी का। ठीक है, मिल्खा सिंह जी को पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, और मिल्खा सिंह जी का अभी हाल ही में कोविड-19 से निधन हुआ है। तो अच्छा, पंजाब राज्य सरकार ने भी इनके नाम पर एक इनिशिएटिव लिया है। उसने पटियाला में एक है महाराजा भूपिंदर सिंह स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, उसमें मिल्खा सिंह चेयर की बनाने की घोषणा की है, मिल्खा सिंह चेयर की घोषणा की है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट की पुस्तक मॉन्क इन ए मर्क उनके मरणोपरांत लॉन्च की गई?
तो दोस्तों ये डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी की पुस्तक है, उनकी संस्मरण थी मॉन्क इन ए मर्ग, लेकिन अभी इनके मरणोपरांत ये लॉन्च की जा रही है क्योंकि इनका निधन हो चुका है। डॉक्टर अशोक पनगड़िया जी दोस्तों बहुत ही फेमस भारत के न्यूरोलॉजिस्ट थे। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की कुलपति भी रह चुके थे। अशोक पनगड़िया जी को दोस्तों पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये पद्मश्री हैं, ठीक है, पद्मश्री अशोक पनगड़िया जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्य अभियोजक नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों करीम खान जी को, किसे? करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में मुख्य अभियोजक चीफ प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। करीम खान एक ब्रिटिश वकील हैं और इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चीफ प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर आए हैं? ये गाम्बिया के फतो बेंसोदा की जगह पर आए हैं। किसकी जगह पर? गाम्बिया के फतो बेंसोदा की जगह पर। फतो बेंसोदा जो है ये 9 साल का कार्यकाल पूरा करके अभी रिटायर हुए हैं, ठीक है, तो अब इनकी जगह ये लेंगे। ये लाइबेरिया के जो फार्मर प्रेसिडेंट रहे हैं चार्ल्स टेलर और केन्या के वाइस प्रेसिडेंट विलियम रूटो, इनको अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में इनका बचाव करेंगे, इनकी तरफ से प्रोसिक्यूटर का काम करेंगे। क्लियर? अब देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आया है, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसकी स्थापना दोस्तों 2002 में हुई थी। हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है और यही हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में है। इसमें सदस्य देश हैं, मेंबर स्टेट्स हैं दोस्तों 123। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं दुनिया भर में और इन सब पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टाइटल को टच कीजिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए और जाइए देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर वो डिटेल वीडियो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज हो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के क्वेश्चन की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप कुछ और भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कब खोजा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको बता दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अब आप देख लियो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर। क्विज सॉल्व करना जरूरी है, क्विज जरूर सॉल्व किया करो और एक्सप्लेनेशन भी देख लिया करो, इससे आपका रिवीजन तुरंत हो जाया करेगा। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।